तो वास्तुशास्त्र आज क्या अध्ययन करना है? वास्तुशास्त्र में सामान्य नियम है, 2-4 चीज। वैसे तो बहुत बड़ा विषय है ये। ज्योतिष के 3 सिद्धांत होते हैं। ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। कैसे सीरियस? सिद्धांत, संहिता और होरा, ये ज्योतिष के 3 भाग हैं। ये जानते होंगे आप लोग। ज्योतिष के 3 भाग समझो, लिख लो। सिद्धांत, मैं इसलिए आप लोगों को ये सब अध्ययन करा दे रहा हूँ, ये बहुत ही सामान्य। वास्तु के जो नियम है ये बिल्कुल सामान्य और बेसिक नियम है, और इसी के आधार पर संपूर्ण वास्तु चलता है बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल ही वो बेसिक है, लेकिन इसी के आधार पर संपूर्ण वास्तु टिका हुआ है। तो ये आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। सामान्य रूप से जो लोग बाग हैं उनको यही आता है और इसी पे उछलते हैं। और केवल जो मैं अभी बता रहा हूँ यही वास्तु नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ वास्तु है, लेकिन लोगों को जितना पता है उस हिसाब से सोचते हैं कि हमको इतना ही पता है, उसी को ज्योतिष मानते हैं, जिससे जो कि ठीक नहीं है। लेकिन इसी के आधार पर पूरा वास्तु टिका हुआ है। यही है वास्तु, ये बेस है वास्तु। तो सिद्धांत ज्योतिष ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो जाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, वास्तु है क्या। सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा है संहिता ज्योतिष, लिखते जाइए सब लोग। संहिता ज्योतिष, और तीसरा है होरा ज्योतिष। तीन ज्योतिष हो गया। यह है ज्योतिष का ही भाग है। जैसे विज्ञान पढ़े हो आप लोग, अभी बच्चे हो लेकिन हाँ कहीं न कहीं पढ़े होंगे। तो विज्ञान के 3 भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, जिसको कहते हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान, अरे कृषि विज्ञान नहीं, 3 विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान नहीं हुआ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी अर्थ है जीव विज्ञान, उसमें जीव जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं बायोलॉजी पर पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन, मतलब उसमें जितने भी ये जो केमिकल वगैरह होता है उसका ज्ञान होता है, उस विज्ञान का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब क्या होता है? इतिहास। ससुगरा, मतलब 3 विज्ञान है, इसका हिंदी जो भी होगा यार 3 विज्ञान है। उसी प्रकार ज्योतिष को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। क्या क्या है ज्योतिष का? सिद्धांत ज्योतिष, समता ज्योतिष, होरा। सिद्धांत ज्योतिष का मतलब है गणित, जो कुंडली बनाना सीखे हो आप लोग, गणित। जो अच्छे अच्छे ज्योतिषियों को गणित करना नहीं आता है, हाथ से कुंडली बनाना नहीं आता है, तो आप सब लोग में से आधे ज़्यादा लोगों का गणित हो चुका है। सिद्धांत ज्योतिष केवल गणित ही नहीं है, पंचांग बनाने की प्रक्रिया बहुत बड़ा विषय है सिद्धांत ज्योतिष का। बहुत मोटे मोटे पुस्तक आते हैं इसके। केवल सिद्धांत ज्योतिष यदि पूरा पढ़ना चाहेगा व्यक्ति तो 50 साल लगते हैं। एक पुस्तक है सूर्य सिद्धांत नाम का, केवल उसी पुस्तक को पढ़ते हैं ना तो 12 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। पंच सिद्धांत का, इस प्रकार से बहुत सारे केवल सिद्धांत ज्योतिष के पुस्तक हैं, जिसमें ये पता लगाते हैं ग्रह कब कहाँ जा रहे हैं। पंचांग जो बनता है ना, ये सिद्धांत ज्योतिष के ही अंतर्गत आता है। और हम लोग कुंडली बनाते हैं वो भी सिद्धांत ज्योतिष, तो कुंडली बनाना हम लोग सिद्धांत ज्योतिष में पढ़ते हैं। संहिता ज्योतिष में आता है मुहूर्त और वास्तु। तो आज जो वास्तु अध्ययन करने वाले हैं वो क्या है? संहिता ज्योतिष। ज्योतिष का ही भाग है लेकिन वो संहिता ज्योतिष में। होरा ज्योतिष का मतलब होता है फलादेश, जो कुंडली देख करके या प्रश्न कुंडली देख करके या शकुन शास्त्र के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, गोचर से, नाम से बोलते हैं ना, नाम से देखते हैं। हमारा क्या नाम है? साहिल। बताओ, साहिल, पंडित होकर के साहिल नाम रखा है, उसका कुछ नाम और चेंज करना पड़ेगा। तो तुम्हारा कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि वालों के लिए अभी कैसा चल रहा है? तो हम तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ पूछे भी नहीं, जबकि कुंडली कैसे बनाई जाती है? डेट ऑफ बर्थ पूछ करके आपका जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान पूछेंगे। लेकिन आपके नाम से जो बताते हैं उसे कहते हैं गोचर कुंडली, और जो प्रश्न के आधार पर बनाते हैं उसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। शकुन शास्त्र होता है, जैसे तुम घर से निकले, शरीर पे छिपकली गिर गई, तो कहते हैं शकुन शास्त्र। शकुन अपशकुन होता है। तुम रास्ते में जा रहे हो, कुत्ता रो रहे हैं, बिल्ली रो रही है घर के पीछे, घर के आगे, ये शकुन और अपशकुन होता है। घर जाते समय होता है, घर से बाहर गए किसी विशेष काम में तो बिल्ली रास्ता काट दी,
कुत्ता रास्ता काट दिया, तो वो सब शकुन। खाली बाल्टी, कोई खाली बाल्टी रखा हुआ है घर से निकलते समय गेट के पे, ये अपशकुन होता है। रास्ते में हाथी का दर्शन हो गया, हाथी का दर्शन शुभ, शुभ है। हाथी का दर्शन क्या है? शुभ है। और रेलवे का भी शुभ, जैसे मुर्दा वगैरह का दर्शन हो जाए, नेवले का हो जाए, वो शुभ माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें शकुन अपशकुन ये सब हो रहा ज्योतिष में आता है। तो हम आज क्या अध्ययन करने वाले हैं? वास्तु। वास्तु किसके अंतर्गत आता है? किस ज्योतिष के? ये है सब ज्योतिष ही, बस ज्योतिष का पाठ कर दिया, जैसे विज्ञान का पाठ है, लेकिन है सब क्या? विज्ञान ही। तो हम लोग वास्तु शास्त्र अध्ययन करेंगे, जिसका सामान्य नियम अध्ययन करेंगे। देखो, वास्तु शास्त्र अध्ययन करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वास्तु कहते किसे हैं। प्रश्न उठता है ना, अगर आप विषय अध्ययन कर रहे हैं, वो विषय है क्या, उसका क्या अर्थ क्या है, तो लिखो वास्तु किसे कहते हैं। सबसे पहले वास्तु किसे कहते हैं? अच्छे अच्छे राइटिंग लिखना, पूछूंगा मैं, और अभिभावक के पास वीडियो जाएगी, वो भी देखेंगे, वो भी पूछेंगे तुम लोगों से, ठीक है। तो वास्तु किसे कहते हैं? सबसे वास्तु अध्ययन कर रहे हैं तो वास्तु के बारे में पता होना चाहिए। लिखो, वास करने योग्य स्थान को, वास करने योग्य स्थान को वास्तु कहते हैं। वास करने योग्य स्थान को वास्तु कहते हैं। कहाँ था अभी तक? मार्केट गया था? कहाँ गया था? अच्छा, ले आए सामान। आज तुम्हारा बर्थडे है ना भाई। वास करने योग्य स्थान को वास्तु कहते हैं। लिखो आगे, वास्तु किसे कहते हैं? समझ में आई बात? बात आई समझ में? क्या मतलब क्या है? अरे लिखिए, लेकिन समझ में क्या आया? इसका मतलब क्या है? वास करना मतलब रहना, तो जहाँ पर रहा जा सकता है उसे वास्तु कहते हैं। जहाँ पर रहा जा सकता है, जो रहने वाले स्थान है, उसे क्या कहते हैं? वास्तु। तो वास करने योग्य स्थान को, जहाँ आप रह सकते हो, उस स्थान को क्या कहेंगे? वास्तु कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना? समझ में आ गई बात? जिसका जितना बड़ा घर है, जितना बड़ा जमीन है वास करने योग्य का, जैसे हमारा इतना बड़ा 125 गज का जगह है, तो हमारे लिए यही इतना ही बड़ा वास्तु पिंड है। सबसे मतलब पूरा जो हमारा घर का पिंड है, पिंड का मतलब स्थान, पिंड मतलब स्थान, ही हमारे लिए यही वास्तु है। इसी में हम देखेंगे वास्तु पुरुष है, इसी में सिर देखेंगे, वास्तु भगवान के सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पेट कहाँ है, मुख कहाँ है, इसी इतने दूर में। अब वेदांत जी के बगल में आश्रम है, वेदांत जी का आश्रम है 2000 गज में, हमारा 125 गज में, उनका 2000 गज में। तो उनके लिए वास्तु अब 2000 का हो गया, 2000 गज का हो गया। अब उनके जो वास्तु भगवान होंगे जमीन पे, उनके लिए उतने ही बड़े होंगे। उनका भी वहाँ पे कहीं सर होगा, कहीं मुख होगा, कहीं पैर होगा, कहीं पेट होगा, कहीं हाथ होगा। आई बात समझ में? तो जितना बड़ा जिसका स्थान है, जिसका घर है, उतना बड़ा उसका वास्तु स्थान। बात आगे समझ में? वास करने योग्य स्थान को वास्तु कहते हैं। अब जो सामान्य नियम है उसे समझिए। देखिए, हम इस प्रकार से एक डिजाइन बना दिए हैं, ऊपर पूर्व, नीचे पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये चारों दिशा पहले लिख लो। दिशाओं को पहले समझो, क्योंकि वास्तु देखने के लिए सबसे पहले दिशाओं को समझना अति आवश्यक है। यदि आप दिशा नहीं समझ पाए तो वास्तु कर ही नहीं पाओगे कभी भी, किसी का वास्तु नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले दिशा समझो। पूरब, यह है ईशान कोण। देखो, पूरब और उत्तर के बीच में क्या है? ईशान कोण है। और पूरब और दक्षिण के बीच में क्या है? अग्नि कोण। बस इसे याद रखना, यही पूछूंगा कभी कभी मैं, ये याद नहीं होगा तो वास्तु कभी नहीं कर पाओगे, ठीक।
और दक्षिण और पश्चिम के कोणे को कहते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। और उत्तर और पश्चिम के कोणे को कहते हैं, अरे वाह, वायव्य कोण। ये लिख लो। आज एक क्लास में तुमको हम वास्तु विज्ञ बना देंगे, लेकिन यही संपूर्ण वास्तु नहीं है। ये वास्तु का अगर तुम 1,00,000 भाग करो, वास्तु शास्त्र का 1,00,000 भाग करो, उस 1,00,000 भाग में से एक भाग का एक भाग हो, 1,00,000 भाग किए पहले, और उस 1,00,000 भाग में से एक भाग को फिर से 1,00,000 भाग करो, उसमें से एक भाग है ये। इतना छोटा, लेकिन यही पूरा वास्तु है। मतलब ये वास्तु के लिए कुछ नहीं, बहुत सारे नियम हैं वास्तु में, इतने मोटे मोटे पुस्तक हैं, लेकिन यही वास्तु है। जो यदि आप ये अच्छी तरह समझ गए, समझ लो वास्तु सब समझने लग गए, किसी घर जाकर आगे चल करके जब वास्तु बताऊंगा, वास्तु क्लास स्टार्ट होगी 2 तारीख से, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि घर में घुसते ही, जैसे किसी घर में घुसे, घर में घुसते ही तुम देखोगे कहाँ इसका किचन है, कहाँ इसका बाथरूम है, कहाँ ये हैंडपम्प है, कहाँ टोटी है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ गेट है। तुम बताना स्टार्ट कर दोगे कि तुम्हारे घर में इसको पेट से संबंधित समस्या है, ये व्यक्ति पागल है तुम्हारे घर में, ये परेशानी ये है, ये है, ये सारी चीज़ बताया जाता है घर में घुसते ही। या उससे पूछ लो कि तुम्हारे घर में कहाँ किस दिशा में क्या है, बता दोगे। या एक और होता है, जैसे मान लो किसी को प्रॉब्लम है, घर में भूत प्रेत बाधा है या कोई रोग है, तुम घर यहीं बैठे बैठे पूछो कौन सा रोग है, ये रोग है, घर यहीं बैठ जाओ, कह दोगे तुम्हें पेट से संबंधित रोग है, इसका मतलब तुम्हारा जो दक्षिण दिशा है वो पीड़ित है, वहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं है, जो नहीं होना चाहिए वो है। अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बताते हैं, अभी वो समझ जाओगे। पहले ये दिशा बड़े अच्छी तरह समझ लो आप लोग। पूरब उत्तर के बीच में क्या है, ईशान कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, पूरब और दक्षिण के बीच में, ये कोण बहुत जरूरी है जानना। जैसे मान लो दिशा भ्रम हो जाता है, जैसे कहीं आप जाओगे ना तो दिशा भ्रम भी होता है, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि पूरब किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, तो पूछ लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अरे सूर्य मान लो तुम सुबह पहुँचे तब ना सूर्य देखोगे, मान लो रात में पहुँचे कैसे पता चलेगा, दोपहर में पहुँचे तो कैसे पता चल जाएगा। दोपहर मान लो दक्षिण दिशा में सूर्य रहेंगे, दोपहर के समय में दक्षिण दिशा में सूर्य रहते हैं, और शाम के समय में पश्चिम दिशा में सूर्य रहते हैं। इस शाम के समय किसी घर पहुँचे ना तो जब छत पे दौड़ चले जाओ, देख लो सूर्य किधर है, और जिधर सूर्य है समझ लो उधर पश्चिम है, उसके उल्टे साइड पूरब, और पूरब जिधर होगा उसके हिसाब से दाहिने दक्षिण और बाएं पश्चिम। जैसे शाम तक जाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारा निकल जाएगा, वैसे ध्रुव तारा आ जाएगा दक्षिण। उतना थोड़ी आगे जाना, आई बात समझ में। नहीं तो नॉर्मली पूछ लिया जाता है, अभी नॉर्मली पूछ लिया जाता है भैया पूरब किधर है, कंपास कंपास चक्कर मत पड़ो, बच्चा है कहाँ पर कंपास चक्कर, मोबाइल सबके पास रहेगा, बोल कैसे किसी को पता ही नहीं होता। छोड़ो, आप पूरा पूछ लो, पूरा पूछते ही उधर मुंह खड़े हो जाओ, दाहिने हाथ पे दक्षिण, बाएं हाथ पे उत्तर, तुम्हारे पीछे पश्चिम, और याद कर लेना जैसे रखे थे, ये इधर मुंह किए पूरब की तरफ, बाएं हाथ पे उत्तर, तो ऊपर ईशान कोण इधर, वायव्य कोण इधर, दाहिने हाथ पे अग्नि कोण, दक्षिण नैऋत्य कोण। आई बात समझ में। पूरब तरफ मुंह कर खड़े हो जाओगे तो अपने आप सब याद आ जाएगा कहाँ कौन सा दिशा है। अब देखो किस दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लिखो लिखो 1 नंबर पॉइंट डाल करके लिखो। घर के ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में मंदिर या पूजा स्थान होना चाहिए।
तुम क्यों नहीं लिख रहा है? तो कॉपी के लिए मैं जाऊंगा लाने के लिए कि तुम ही लाओगे? बड़ा गधा। घर के ईशान कोण में मंदिर या पूजा स्थान होना चाहिए। मान लो घर है तो मंदिर नहीं बना सकता है, तो पूजा स्थान रखना चाहिए। लिख लिए? घर के अग्नि कोण में, घर के अग्नि कोण में, हाँ दूसरा पॉइंट, घर के अग्नि कोण में क्या होना चाहिए बताओ? किचन। हाँ किचन होना चाहिए, मतलब रसोई घर होना चाहिए। हिंदी में लिखो, घर के अग्नि कोण में रसोई घर होना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण में, अगला पॉइंट लिखो, घर के नैऋत्य कोण में टॉयलेट होना चाहिए, है ना? बाथ नहीं होना चाहिए, बाथ होना चाहिए उत्तर में, केवल लेटरिंग होना चाहिए, शौचालय। नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए। इन सब का कारण भी तो इन सब का कारण भी तो। हाँ हाँ सब कारण है, पहले लिखो सही। लिख लिए? क्या लिखे? शौचालय होना चाहिए। घर के उत्तर दिशा में अच्छा वायव्य रहेगा, लिखो घर के वायव्य कोण में तिजोरी, खजाना एवं भंडार गृह होना चाहिए। भंडार गृह, हाँ भंडार गृह, ग्रह नहीं गृह होता है, ग में री की मात्रा है, गृह, भंडार गृह होना चाहिए। घर के वायव्य कोण में क्या होना चाहिए? लिख लिए सब लोग? प्रेम जी, घर के वायव्य कोण में तिजोरी, खजाना एवं भंडार गृह, हाँ। उस तिजोरी खजाने का दरवाजा, ऐसे लिखो, उस तिजोरी खजाने एवं भंडार होना चाहिए, बोले नहीं एवं भंडार के नहीं लिखना। उस तिजोरी खजाने का दरवाजा पूर्व मुख में खुलना चाहिए, पूर्व मुख में खुलना चाहिए, हाँ पूर्व मुख में खुलना चाहिए। क्या क्या? आज एक ही दिन तुम लोग वास्तु शास्त्री बना देंगे। रुको ना बेटे, कहाँ पर क्या होगा तो दिक्कत। मान लो यहाँ पे नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए? शौचालय, शौचालय होना चाहिए। मान लो किसी घर में गए और शौचालय बना है ईशान कोण में, कई पगले होते जो बना देते हैं, पता नहीं होती है। शौचालय तो बना दिए ईशान कोण में और मंदिर है नैऋत्य कोण में, तब क्या होगा?
वो ही बताएंगे अभी। लिखो आगे, लिखो अगला पॉइंट लिखिए। जो बोरिंग या हैंडपंप या समर घर के उत्तर या ईशान कोण में होना चाहिए। बोरिंग, हैंडपंप है ना, लगवाते हैं ना, बोरिंग करवाते हैं ना, हर व्यक्ति करवाते हैं घर में। बोरिंग, हैंडपंप या, क्यों नहीं लिख पा रहा? बोरिंग, हैंडपंप या समर, समरसेबल आजकल खूब लगवा रहे हैं लोग। टैंक, हाँ, या पानी का टैंक। समर क्या होता है? समर मतलब वो हमारे यहाँ लगा हुआ है, बोरिंग ही मान लो यार, बोरवेल ही होता होगा। अंदर मशीन लगता है ना वो बोरिंग में, बोरवेल। भैया लिख लेता है, टेंशन ना। चलाते हो मोटर या पानी का टैंक। हम बता रहे हैं ना, हमको बताएं जी। या पानी का टैंक, या पानी का टैंक होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए पानी का टैंक? उत्तर और ईशान को। उत्तर, घर के उत्तर या ईशान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर या ईशान कोण में क्या होना चाहिए? पानी का स्थान है, अर्थात पानी, जो भी पानी का मामला है वो सब कहाँ रहेगा? उत्तर दिशा में। देखो अपने यहाँ विद्यालय में उत्तर दिशा कौन है? ये है, ये है। तो यहाँ पे जो पानी का व्यवस्था है यहाँ रखना चाहिए था। मंदिर तो चलो ठीक है इधर उत्तर में है, वैसे ईशान कोण हमारा गेट है, लेकिन वहाँ तो हम रख नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, कोशिश ये किया कि जो मंदिर हो वो उत्तर वाले लाइन पे, इसी लाइन पे मेरा मंदिर इस जगह है कि नहीं? देखो अपना जो गेट है ये पूरब है, यहाँ पूरब में, यहाँ गेट अपना यहाँ है, इस जगह गेट है, ईशान इस जगह, बिल्कुल पूरब और ईशान के बीच में क्या है? गेट है। यहाँ गेट घुसते ही यहाँ आते हैं, क्या हुए है? मंदिर है, फिर उसके बाद रूम है। आई बात समझ में? ऐसे है। तो जब भी मंदिर रखें, पानी का मैटर रखें, तो इसी वाले लाइन में रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए जितना ईशान कोण की तरफ रहे उतना अच्छा है। पूरब में मंदिर हो तो यहाँ भी तक पूरब, यहाँ तक चल सकता है। देखो मंदिर जो है इसको अगर तुम 4 भाग में करो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ तक में मंदिर कहीं भी रख सकते हैं। पूरब में भी मंदिर रखा जा सकता है, लेकिन पूरब चक्कर में अग्निकोण की तरफ ना चले जाना, कोशिश करना चाहिए। ईशान कोण में हो, उत्तर दिशा में हो मंदिर तो अच्छा माना। ईशान कोण में रखो ना, यहाँ मंदिर रखिए ना, कहाँ जाना है कहीं? होता है ना, हाँ, मुख होता है, सिर होता है। हाँ, यहाँ पे जो है इसलिए लैट्रिन बाथरूम होता है, यहाँ गुप्तांग होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए घर के मुखिया का रूम दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। घर के जो मुखिया हैं, जो दादाजी हों या पिताजी हों, घर में जो सबसे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका रूम कहाँ होना चाहिए? घर के दक्षिण दिशा में, इस जगह होना चाहिए। देखिए मम्मी मेरी रहती है यहीं कोने में, है ना, इधर रहती है नीचे, वो दक्षिण दिशा है। देखो ये पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में वो है नैऋत्य कोण है, इसी इधर रहती है मम्मी, देखिए हो ना। तो हम दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में होना चाहिए, ऐसे लिख लो। तो दक्षिण वाले दीवार में कहीं भी रख सकते थे मम्मी का रूम, लेकिन यहाँ लेटरिन बाथरूम हमारे यहाँ और यहाँ मम्मी का रूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
लिख लिए? घर के मुखिया का रूम दक्षिण ईशान। दक्षिण या नैऋत्य कोण में रखें तो अच्छा माना जाता है। लिखो स्टडी रूम अर्थात अध्ययन कक्ष जिसको कहते हैं, जहाँ बच्चे घर में पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो रूम उत्तर दिशा में होना चाहिए। यानी बच्चों का रूम कहाँ होना चाहिए? उत्तर दिशा में, इस इधर वाले में कहीं रूम बनाना चाहिए बच्चों का। हाँ, बच्चों का जहाँ स्टडी रूम होता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे। अध्ययन कक्ष किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा होना चाहिए। घर के उत्तर दिशा में क्या हो? अध्ययन कक्ष होना चाहिए। उत्तर दिशा। केवल उत्तर बस, क्या हुआ? केवल उत्तर। हाँ, उत्तर दिशा में। पश्चिम में भी कई कई लोग कर देते हैं, लेकिन उत्तर ही रखिए आप। अध्ययन बच्चों का शयन कक्ष ही है। बच्चों का शयन कक्ष भी इधर ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम में ही रहे उत्तर में ही रहे। बच्चों का जो रूम होता है अध्ययन कक्ष अगर अलग बनाना है तो उत्तर दिशा में बना दो, बच्चों का रूम इधर ही आसपास बना दीजिए। पश्चिम में और अगर उतना व्यवस्था नहीं है, एक ही रूम है, उसी में अध्ययन करते हैं बच्चे, तो एक ही रूम रह जाएगा उत्तर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो, पढ़ाई लिखाई हमेशा, लिखो अगला पॉइंट, पूर्व या उत्तर दिशा मुख करके करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हमेशा उत्तर या पूर्व के तरफ मुख करके करना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, घर के मध्य स्थान को, घर का जो मध्य स्थान है, बिल्कुल बीच जो स्थान है, उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म स्थान कहते हैं। ऐसे लिखो, ब्रह्म। घर के मध्य स्थान को, बिल्कुल बीचों बीच का जो घर है ना, घर में, गांव घर में देखे होगे आंगन बनता है, चारों तरफ घर बनता है, बीच में आंगन बनता है। क्यों बनता था? क्योंकि वो घर का बीच स्थान होता था, उसको खुला रखते थे। लेकिन अब यह संभव नहीं होता है, वो छोटा सा तो घर होता है, उसमें कहाँ आंगन रहेगा और कहाँ घर रहेगा शहर वहर में। तो फिर भी ये कोशिश करना चाहिए कि घर का जो मध्य स्थान है, बिल्कुल बीच का स्थान है, वो खाली हो। लिखो, वहाँ पर कोई पिलर ना हो, कोई खंभा ना हो, कोई भारी वस्तु ना हो। लिखो, घर के मध्य स्थान को ब्रह्म स्थान कहते हैं। गड्ढा है तब गड्ढा सही है ना? नहीं, गड्ढा भी ज्यादा ना होना चाहिए, बीच वाला भाग गड्ढा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना ये सामान्य रूप से हो तो बात अलग है, ज्यादा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या मामला क्या है? तो मेरा भी घर उसी तरह, चारों तरफ ऊंचा नहीं है, बीच वाला रूम थोड़ा सा गड्ढा है, हॉल टाइप। तो खाली नहीं है क्या? खाली नहीं है। अच्छा था, ये एक पिलर भी है। चलो, तो घर के बीच स्थान को क्या कहते हैं? ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान कहते हैं। और ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। ब्रह्म स्थान हमेशा खुला रहना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है। गांव घर में तो है, व्यवस्था है कि चारों तरफ घर हो, बीच में खाली स्थान रहता है, आंगन रहता है बीच में, और बीच में तुलसी पेड़ रहता है, सब ठीक है। लेकिन शहर में ये संभव नहीं होता है, तो कोशिश ये करना चाहिए खाली रहे, खाली ना रहे, मतलब खुला रहे। रोशनदान वगैरह बना देते हैं कई लोग, अगर वास्तु के हिसाब से बनाते हैं ना, तो घर के बीचों बीच रोशनदान बना देते हैं। रोशनदान मतलब जाली टाइप बना देते हैं ऊपर से। अच्छा नहीं बोले। हाँ, अच्छी बात है। घर के मध्य में क्या लिखे?
घर के मध्य स्थान को ब्रह्म स्थान कहते हैं। वहाँ पर कोई भी पिलर, खंबा अथवा भारी वस्तु नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान सदैव खुला रहना चाहिए और तुलसी का पेड़ हो। ठीक है, ब्रह्म स्थान हमेशा खुला होना चाहिए। वहाँ पे बिल्कुल कोशिश ये करना चाहिए, कोशिश नहीं करना ही चाहिए कि वहाँ खंबा नहीं हो, पिलर नहीं होना चाहिए। पिलर, खंबा या कोई भी भारी वस्तु, अलमारी जैसे लोग रख देते हैं, कट्टा बोरा रख देते हैं, कूड़ा रख देते हैं, वो कभी लिख लो। कोई भी भारी वस्तु जैसे अलमारी, कूड़ा, कबाड़ा, कूड़ा, कबाड़ा या अन्य किसी प्रकार का कोई भारी वस्तु बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में सोना भी नहीं चाहिए, बेड आदि भी नहीं होना चाहिए, लिख लो। नहीं, ब्रह्म स्थान में बेड आदि तखत वगैरह भी नहीं होना चाहिए, वहां सोना भी नहीं चाहिए। ब्रह्म स्थान में बेड या किसी भी प्रकार का कोई भारी वस्तु नहीं होना चाहिए, सोना भी वहां नहीं चाहिए। हो सके तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए, और नहीं तो अगर और जैसे टाइल्स पूरा घर लग गया तो बीच का जो स्थान है नाप लिया जाता है, बीच का स्थान। तो बीच का स्थान वो मिस्त्री को बोल दोगे हमारे बताओ पूरे घर में बीच का स्थान कौन है, बिल्कुल मिडिल का क्या है, तो बता देगा। तो सब जगह अगर टाइल्स लग गया तो चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, खाली स्थान रख दो काफ़ी है। उसे 2-4 टाइल्स वहाँ नहीं लगवाओ, कच्चा मिट्टी रखे रहने दो, मिट्टी रहने, इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। लिखो मत, ये समझ लो बस। अब लिखो, ध्यान रखें, हेडिंग डालो, ध्यान रखें। ये सारी बातें मैं पूछूंगा और सब वीडियो घर वाले देखें, घर वाले भी तुम लोगों से पूछेंगे। हाँ, ध्यान रखना। ध्यान रखें, यदि ईशान कोण में शौचालय होता है तो उस घर में अकाल मृत्यु अवश्य होती है। कहाँ पर शौचालय होती है? ईशान कोण में अवश्य होती है। अकाल मृत्यु अवश्य होती है अगर ईशान कोण में शौचालय हो तो। ईशान घर के ईशान कोण में अगर शौचालय है, केवल शौचालय, हाँ केवल शौचालय हो तो। बाथरूम खराब नहीं है, नहाने वाला ठीक है। ईशान कोण में अगर केवल नहा रहे हो, टॉयलेट भी नहीं करना है, सुसु भी नहीं करना है, केवल अगर स्नान है तो उत्तम है, बढ़िया है, क्योंकि जल का काम है, जल का काम इधर होना बढ़िया है। ईशान कोण से लेकर के उत्तर दिशा वाले में कहीं भी यहाँ पे। जैसे बहुत कोई बाथरूम में से कपड़ा वपड़ा साफ करने लगता है, हाँ वो तो सही है। अब वो तो ठीक है ना, वो कपड़ा अलग मामला है। अब कहाँ साफ करें, जगह ही कहाँ है यार, आदमी को कहाँ करेगा। तो स्थिति परिस्थिति को भी तो देखा जाता है। क्या लिखे? यदि ईशान कोण में शौचालय हो तो उस घर में अकाल मृत्यु अवश्य होती है तथा घर में भूत प्रेत छाया बाधा भी होता है। हो बन गए वास्तु विज्ञ? अभी देखो, एक दिन में वास्तु विज्ञ बन के जाओगे तुम लोग। घर के ईशान कोण में यदि शौचालय होता है तो अकाल मृत्यु घर में होती है तथा भूत प्रेत एवं छाया बाधा होता है। छाया बाधा भी वही होता है, भूत प्रेत ही बाधा छाया बाधा के।
और यही फल तब कहना चाहिए जब नैऋत्य कोण में मंदिर हो। लिख लो। यही फल तब भी कहना चाहिए जब नैऋत्य कोण में पूजा स्थान हो। ये घटना हुई कुछ दिन पहले हुआ था। क्या? नैऋत्य में मतलब कि वो ईशान कोण में पूजा स्थान बनाया था, ये पूजा कर रहा था नैऋत्य कोण में। उसके घर में 18 साल का लड़का मर गया। देखो, केवल जैसे मान लो मर गया लड़का, तो यही नहीं कह सकते केवल नैऋत्य कोण में मंदिर था, पूजा करता था इसलिए मर। बहुत सारी स्थितियां बनती हैं जिससे मृत्यु या इतनी भीषण फल मिलता है। इतना बड़ा अशुभता जो है, उसके कर्म भी होते हैं पूर्व जन्म के, और ऐसा ये भी साथ दे दे। जैसे ये जाना कैसे बताएं तुम्हें, कोई भी फल जैसे सब्जी ही बनता है या कोई वस्तु बन रहा है खाने को, तो एक चीज़ से तो बनेगा नहीं, एक चीज़ से स्वाद आएगा नहीं। अगर मान लो तुमने बढ़िया गोल्डी का मसाला डाला, उसमें MDH का मसाला डाला है, बढ़िया तेज पत्ता, लौंग, इलायची दुनिया भर का डाल दिया और नमक ही नहीं डाला, कैसा लगेगा? या सब कुछ डाल दिए हो, हल्दी नहीं डाले, देखने में कैसा लगेगा? मतलब सारी चीज़ देख करके सब कुछ, जब उसमें उसका श्रृंगार है, सब कुछ होगा, तब जाकर के वो अच्छा फल मिलेगा उसका। और जब किसी के घर में या किसी भी स्थिति में मान लो कोई किसी को, हमारे जैसे हमको, हमारा अकाल मृत्यु हो जाए, ये हम नहीं कहेंगे कि हमारा घर खराब था इसलिए, या केवल वास्तु के चक्कर में हो गया। कुंडली भी खराब होनी चाहिए, कुंडली भी खराब होगी, घर का भी स्थिति खराब होगा, हमारा आयु भी क्षीण होगा, हमारा पूर्वजन्म का कृत्य भी खराब होगा, पुस्तक शिक्षाप आदि। जब सब कुछ इकट्ठा होता है तब इतना बड़ा भीषण फल कहा जाता है। लेकिन ये वास्तु में जैसे मान लो कि 5 स्थितियां देखी जाएगी अकाल मृत्यु की, तो उसमें से एक स्थिति ये भी है, एक स्थिति ये भी है। इसलिए कहा जाता है भैया ध्यान रखना अकाल मृत्यु ना हो जाए, उससे बता दिया जाता है भैया ध्यान रखना अकाल मृत्यु ना हो जाए। तो नैऋत्य कोण में मंदिर हो या ईशान कोण में शौचालय हो, तो इस प्रकार का कहना चाहिए। लिखो, यदि अग्नि कोण में शौचालय हो, अगला पॉइंट लिख करके, यदि अग्नि कोण में शौचालय हो तो घर में अधिकतर लोगों को पेट से संबंधित समस्या रहती है। घर में अधिकतर लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं। किससे संबंधित समस्या? पेट से संबंधित। या अग्नि कोण में, लिख लो, या अग्नि कोण में बाथरूम हो, हाँ स्नान घर हो, या अग्नि कोण में स्नान घर हो, या पानी की टंकी हो, तो भी यही फल कहना चाहिए। अब घर में घुसते ही बता देना कहाँ तुम्हारा क्या है नहीं है। सभी बता लेंगे कल। याद रखना, कभी मैं पूछ सकता हूँ। अब पूछा नहीं बता पाए, दीप नारायण जी, व्यास जी महाराज, हमको केवल भागवत पढ़ना है, न कटा नहीं के। गुरु जी अग्नि कोण वाला सिर्फ कोई निवारण नहीं है। किसका? जैसे बहुत कोई कहते हैं अग्नि कोण में अगर आग बल्ब जला दिया जाए उसको, नहीं तो उसका निवारण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे निवारण तो बहुत है, तो एक निवारण बता, लेकिन ये एक प्रकार का ऐसा निवारण है, जैसे किसी को चाकू मार दो
और उसमें पट्टी वट्टी लगाते रहो, फिर चाकू मार दो, फिर पट्टी लगाओ, इंजेक्शन दो, तो निवारण तो हो गया, दर्द तो खत्म हुआ, लेकिन घाव तो बना ही है। तो ये जो जितना बड़ा बड़ा बताइए ये सब घाव है, इसका पूर्ण रूप से कुछ निवारण नहीं है। हाँ, बस निवारण इतना होगा कि बस उसमें इंजेक्शन लग रहा है, लेकिन फिर इंजेक्शन लग रहा है जब तक तब तक ठीक है, जो इंजेक्शन लगाना खत्म किए फिर से उसमें एक चक्कू मर लग जाएगा। भतेरे निवारण तो भतेरे हैं, बता रहे हैं, रुको सब वो ही बताएंगे। अगर ये सब जो बताया ऐसा तो अगर है तो उसको तोड़वाना ही पड़ेगा, जितना ये सब तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा गड़बड़ हो है तो ईशान कोण में मंदिर है, या अगर ईशान कोण में शौचालय है, या नैऋत्य कोण में मंदिर है, या अग्नि कोण में शौचालय है, ये सब तो कतई नहीं होना चाहिए, इसका कोई निवारण नहीं है। जैसे गुरु जी घर के मुखिया पिता और पिता के साथ माता का शयन कक्ष तो एक साथ हो सकता है, तो है ही, वो तो एक साथ ही रहेंगे वो तो। अब वो जैसे घर के मुखिया जो होंगे ना, एक ही रूम होना चाहिए दोनों का, माता पिता या पति पत्नी का एक ही रूम होना चाहिए, यही दक्षिण ही दिशा होना चाहिए। जैसे मान लो दादा दादी जिंदा है तो माता पिता को नहीं देखेंगे, फिर तो दादा दादी रहेंगे यहाँ पे, माता पिता रहे यहाँ पे और बच्चे रहे यहाँ पे। वो मान लो परदादा बच्चे हैं जिंदा है तो दादा दादी नहीं रहेंगे, परदादा यहाँ रहेंगे, परदादा दादी यहाँ, दादा दादी यहाँ, और पिताजी कहीं भी रह सकते हैं। फिर पिता तो छोटे हो गए फिर, और हम लोग तो फिर कुछ है ही ना, हम तो बाहर रहो फिर। उत्तर हाँ, उत्तर दक्षिण में अगर शौचालय तो उत्तर दक्षिण में, शौचालय तो उत्तर दक्षिण में यहाँ हो, यहाँ तो शौचालय होना ही नहीं चाहिए। उधर दक्षिण में यहाँ तक चल सकता है शौचालय, आधा तक। पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर, ईशान कोण, यहाँ शौचालय होना ही चाहिए, गधा। फिक्स है। हाँ पश्चिम से लेकर दक्षिण तक। हाँ जी, क्या लिख रहे थे आप लोग? पानी की टंकी हो, पानी की टंकी हो तो यही फल तो यही फल कहना चाहिए। लिखो उपाय, लिखो वास्तु शांति के कुछ उपाय। अगला पाठ। हाँ, हेडिंग डालोगे, वास्तु शांति के कुछ उपाय। देखो पहला उपाय लिखो, घर के गेट पे रविवार के दिन लाल कपड़े में लपेटकर फिटकरी टांगे। फिटकरी, फिटकरी बहुत तगड़ा है वास्तु शांति के लिए। फिटकरी होता है, फटकरी नहीं। बहुत कड़ी कह ले तो करी कह ले, एक ही बात। फिटकरी होता है ना, फिटकरी नहीं सुन जाने हो? दाढ़ी हाँ, तो फिटकरी 1.25 किलो, आधा किलो, उसका ये नहीं कि इतना ही होना चाहिए किलो। फिटकरी टांग देना है, लाल कपड़े में बांध कर, पोटली बांध करके टांग देना है, तो वास्तु शांति होती है इससे। लपेटकर टांग दे। टांगे। फिटकरी में तो अरे फिटकरी होता है कितना मिश्री जैसे दिखता है, पानी में डाल के पानी साफ हो सेंधा नमक जैसा होता है। इतना बड़ा है। हाँ, नाई वगैरह लेकर वो करते हैं ना। आगे फिटकरी लिख लिए। दूसरा पे गेट कौन सा वाला गेट? हाँ? मेन गेट या हमारे तो घर में जैसे घर के हर गेट में थोड़ा, मेन गेट में टांगना है, मेन गेट में टांगना है। आगे लिखो अगला उपाय। तो गुरुजी घर का मेन गेट उसे हो, जैसे हमारा घर बना हुआ है, जैसे पूरी दीवार बनी हुई है, मतलब एक गेट तो यहाँ रहा और बीच में पूरा खुला, और यहाँ घर का गेट घर ऊपर है, जैसे कि आपका घर है जैसे ये ऊपर है, और वहाँ गेट बना हुआ है, तो वहाँ गेट पे लगाना है। यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे नहीं, नहीं बाउंड्री वाले पे नहीं। आगे लिखो
घर के दक्षिण दीवार को लाल रंग से रंगे। दीवार को लाल रंग से रंगना चाहिए। लाल रंग से रंगना चाहिए। उत्तर दिशा के दीवार को सफेद या आसमानी रंग से रंगना चाहिए, बादल वाले रंग से। आसमानी। हाँ, आसमानी रंग से रंगना चाहिए। आकाश का जो रंग होता है ना, जल का रंग, नीला टाइप से। हर कमरे में ऐसा है। लिख लिए? अंदर हर बाहर कमरे में उड़ जाए। हर कमरे। और क्या, उत्तर दिशा का जो रूम का होगा, उत्तर दिशा जितना जितना हो, कमरे में अगर चाहो तो कमरे में रंग सकते हो, लेकिन उत्तर दिशा वाले कमरे उसमें अंदर बाहर दोनों मतलब उत्तर दिशा कमरे में कि जैसे ये दिशा कमरा के है, गेट हाँ। इसका उत्तर दिशा ये है, तो इसी दीवार में पूरे कमरे में नहीं नहीं, केवल इसी दीवार में। अंदर बाहर दोनों तरफ। चार बार अंदर बाहर जैसे एक अंदर है बाउंड्री के अंदर, एक बाहर। वो नहीं, जैसे गुरुजी ये रूम के अंदर का भी उत्तर दीवार, दक्षिण दीवार, उत्तर दीवार, इस हॉल का भी उत्तर दीवार। जैसे इसमें देखो, ये रूम है, इस रूम का ये दीवार उत्तर वाला हो गया, ये बाहर हो गया, इसका भी दीवार हो गया, तो ये सब रंगेगा, ऐसा होगा। अंदर बाहर पूरा। हाँ, अंदर बाहर पूरा, लेकिन उत्तर वाला दीवार ही होना चाहिए। अब ये नहीं, ये वाला दीवार हम नहीं रंग सकते हैं, ये बीच वाला हो जाएगा। इसी दीवार को पूरा लास्ट तक रंग देंगे सफ़ेद या आसमानी रंग से। हो गया, अभी इतना ही रखो, तो आगे देखते हैं। अगला क्लास करेंगे जब वास्तु का और भी अध्ययन कराएंगे। 2 तारीख